आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो इन 5 बातों का आपको ध्यान रखना ही चाहिए, जो मैं इस वीडियो में एक एक करके बताने वाली हूँ, और जो लास्ट में मैं बताने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपना सिलेक्शन लिया है 1 मंथ के अंदर। तो वो सब स्ट्रेटजी में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन भी हो और आप लोग अपना सिलेक्शन लीजिए और 2025 में आप लोग भी टीचर बन के आओ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देन मैं मैरी और मैं अपने चैनल मैरी चौधरी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप बीपीएससी की टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कितने ऐसे बच्चे होंगे जो तैयारी पहले से करते आ रहे होंगे, और कितने ऐसे बच्चे होंगे जो अभी अभी स्टार्ट किए होंगे तैयारी करना। जब उन्होंने सुना होगा कि नोटिफिकेशन अब आने वाली है तो वो तैयारी किए होंगे। क्योंकि मैंने भी जब टीआरई 1 का नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो गया, तब भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि टीआरई 4 का एग्जाम इतनी जल्दी हो जाएगा और हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने जब फॉर्म भरना पूरा यानी लास्ट तक था, मैंने फॉर्म भी लास्ट में ही भरा था, और जब पूरा लास्ट तक था और लग गया कि नहीं अब एग्जाम होने वाला है, कंफर्म मुझे लग गया कि होने वाला है, तब मैंने अपना स्टार्ट किया था तैयारी करना, और 1 मंथ में मैंने तैयारी करके अपना सिलेक्शन लिया है। तो बस वही स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग के पास अभी टाइम है, तो आप लोग क्यों नहीं ले सकते हो अपना सिलेक्शन। बस आप लोगों को स्ट्रेटजी के साथ पढ़नी है, टाइम मैनेजमेंट करना है और अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है। तो मैं इस तरह की वीडियोज लाती रहती हूँ। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, तथा शेयर भी जरूर कर दीजिएगा जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ताकि मेरे वीडियो से उनकी थोड़ी भी हेल्प होती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए इसमें बात करते हैं उन 5 बातों पे जो आपको तैयारी के समय आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें नंबर 1 है आप लोगों का सिलेबस। कि देखिए, अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करती है तो सबसे मेन सबसे मस्ट होता है सिलेबस। कि जब तक हमें सिलेबस का नॉलेज नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे मेन है सिलेबस। तो आप लोग सिलेबस को निकालिए, चाहे आप गूगल से निकालिए, गूगल से, या आप यूट्यूब से निकालिए, जैसे भी निकालिए आप सिलेबस निकालिए और उसको आप लोग स्टडी टेबल पर रखिए या अपने दीवार पे चिपका के रखिए। और जब आप पढ़ाई करते हैं तो एक बार आप लोग सिलेबस को जरूर देख ले कि कहाँ से क्या सिलेबस में है और क्या पूछने वाला है। तो आप लोगों को सिलेबस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उसी के अनुसार अपनी तैयारी करिए, तो आप लोगों का सिलेक्शन 100% है कि होगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो इसमें दूसरा नंबर है कि टाइम मैनेजमेंट। देखिए, जब हम तैयारी करते हैं तो सबसे मेन रोल जो निभाता है वो टाइम मैनेजमेंट भी होता है, क्योंकि टाइम जब तक हमारा मैनेज नहीं होगा तब तक हम तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आप एग्जाम हॉल में भी जाते हो एग्जाम देने के लिए, वहाँ भी आपको सोच के जाना पड़ेगा कि हम वहाँ हॉल में जब जाते हैं तो अपने टाइम को हम कैसे मैनेज करें। तो इसके लिए आपको पहले से तैयारी भी करनी पड़ेगी, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एग्जाम हॉल में हम किस तरीके से कौन सा चैप्टर यानी सब्जेक्ट होगा वो हम पहले करें, कौन सा हम लास्ट में करें। इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। और जब आप तैयारी कर रहे हो तो इस समय भी आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना चाहिए और कितने टाइम देने की आवश्यकता है। जो आपको आसान लगता है उस पर आप थोड़ा कम टाइम दीजिए, और जो आपको हार्ड लगता है, जिसके बारे में थोड़ा अभी पढ़ना है डीप में, उस पर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। और इस तरह से अपना टाइम टेबल बनाइए जिससे आपका सिलेबस पूरा हो सके, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा तो फिर आप लोग पीछे रह जाओगे। इसीलिए आपको अपना सिलेबस पूरा करना है, दूसरा टाइम मैनेज करना है कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। उसके बाद अब आते हैं तीसरा। तो तीसरे में है आप लोगों का कि PYQs, जो पिछले ईयर्स का क्वेश्चंस है, जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप बीपीएससी में बैठने वाले हो तो बीपीएससी जो मेन एग्जाम का क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे। और जो अभी पीछे एग्जाम हुआ है टीआरई 1, 2 और टीआरई 3 का फिर री एग्जाम भी हुआ है, तो आपको 4 पैटर्न आपको टीआरई से मिलने वाले हैं। तो उन सबको PYQs को आप लगाइए, और केवल एक बार नहीं, आप उसको 2 से 3 बार लगाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चंस उठा करके भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होगा वहाँ से सेम टू सेम भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको PYQs लगाना है और वहाँ से एनालिसिस भी आप लोगों को करना है कि कौन सा क्वेश्चन हमें आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। फिर उस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है।
तो PYQs बहुत मेन रोल निभाता है। विदाउट PYQs के भी आपकी तैयारी नहीं हो सकती। जो प्रीवियस क्वेश्चन आप जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको एग्जाम पैटर्न का नहीं पता चलेगा, क्वेश्चन के पैटर्न का नहीं पता चलेगा, तब तक आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो सकती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम 4th नंबर पे। तो 4th नंबर आपका है मॉक टेस्ट। देखिए, जब हम पढ़ रहे हैं, आप चैप्टर पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो या NCERT पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तब तक आपकी तैयारी अधूरी मानी जाती है। क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं, केवल हम पढ़ने पे फोकस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सीधा एग्जाम हॉल में जाके हम बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हो और आप क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपको ना एग्जाम का पैटर्न का पता चलेगा और ना क्वेश्चंस का पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है। क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि सारा क्वेश्चन आपको बुक से ही उठा करके डायरेक्ट दे देंगे, ऐसा तो नहीं है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं बट सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, उनको बहुत घुमा करके पूछा जाता है। तो आपको है कि मॉक टेस्ट लगाना है, आप चैप्टर वाइज लगाइए, क्लास वाइज लगाइए। यानी आप जब 6 से लेके 10 तक का आप तैयारी कर रहे हैं NCERT की, तो आप उसको चैप्टर वाइज लगाइए मॉक टेस्ट, और आप क्लास वाइज भी लगा सकते हो मॉक टेस्ट। मैंने पिछले वीडियो में, कई वीडियो में मैंने बता रखा है कैसे लगाना है, और मैंने ऐप तक बता रखा है कि आपको NCERT की मॉक टेस्ट कैसे लगानी है। फिर आप उसी तरीके से अपना मॉक टेस्ट लगाइए, और मॉक टेस्ट के लिए वो ऑफलाइन ले लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, जैसे भी लगाना है, क्योंकि विदाउट मॉक टेस्ट आपकी तैयारी नहीं हो सकती है। तो आप मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको एग्जाम पैटर्न का पता चलेगा और आपकी तैयारी कितनी है। जहाँ गलत हो रहा है तो फिर आप उसको एनालिसिस करो, दोबारा पढ़ो, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। अब बात करते हैं हम 5 नंबर की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको अपने जीवन में उतारना ही है, और ये है कि आप अपने आप को कैसे एक्टिव रख सकते हो, डिप्रेशन से कैसे बच सकते हो। देखो, जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे ये रहते हैं कि बहुत सी बातें हम लोग के दिमाग में आती है कि पता नहीं कैसे पढ़ें, कैसे क्या करें, हमारी तैयारी कंप्लीट हुई या नहीं हुई है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर हम रह जाएंगे। तो ये ऐसे बहुत से बातें हमारे मन में चलती रहती है और हमें डिप्रेशन की ओर जो ले जाता है। तो अगर आप ओवर थिंकिंग भी करते हो, बार बार इस तरीके से सोचते हो, तो एक तो आपकी तैयारी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, आपकी तैयारी अच्छे से नहीं होगी। तो और जब अच्छे से तैयारी नहीं होगी तो फिर आप एग्जाम कैसे फाइट करोगे। तो आप लोग ओवर थिंकिंग से बचो, अपना जो आप लोगों का डाइट है वो आप लोग बैलेंस डाइट लो, अच्छे से आप लोग खाना भी खाओ और अपनी स्लीपिंग भी आप लोग टाइम से लो, क्योंकि नींद भी बहुत ज़रूरी है। जब आप सोते नहीं हो अच्छे से तब ऐसा भी होता है कि हम डिप्रेशन में होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और रात को सोते समय भी जब हम सोते हैं तो वो हमारे दिमाग में चलता रहता है। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, जब हम सोते थे तो हमारे दिमाग में चलता रहता था कि हम क्या पढ़ना है, कैसे पढ़े, कैसे अपनी तैयारी करें, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बहुत सी बातें होती हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव रखो, कि बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। जब आप बिल्कुल पॉजिटिव रखोगे तब आपकी तैयारी भी अच्छे से होगी और अच्छे से आपका एग्जाम भी जाएगा। क्योंकि देखिए, जब मैं तैयारी कर रही थी तो थोड़ा बहुत मेरे ओवर थिंकिंग थी, सोच रही थी कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे माइंड में एक ये भी पॉजिटिव था कि ठीक है, मेरा तो जॉब है, क्योंकि मैं पहले से जॉब में थी। 6ठे चरण में मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उसमें भी मैं जॉब में थी, तो ठीक है, मैं एक पॉजिटिव थिंकिंग ये था कि मेरा तो जॉब है, हो या ना हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस थिंकिंग के साथ मैं आगे बढ़ रही थी। और दूसरा, जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गई थी एग्ज़ाम देने के लिए, तो जब मैंने क्वेश्चंस देखा उस समय मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई थी कि मुझे लग रहा था कि मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन का लेवल था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे लग रहा था कि मेरा 100, मुझे एग्जाम हॉल में ही मुझे लग गया था कि मेरा 100% सिलेक्शन होगा। मैं बाहर आते ही, जब मैं स्कूल गई थी तो अपने टीचर को भी बोला था और घर पे भी बोला था कि मेरा सिलेक्शन लगभग में, या लगभग क्या 100% लगभग में मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। तो आप लोग जब तक अपनी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखोगे तब तक आप लोग का सिलेक्शन बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि हम जैसा सोच बनाते हैं उसी तरीके से हमारा शरीर भी काम करता है, हमारा माइंड भी काम करता है। तो आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग अपनी पॉजिटिव रखो, अच्छा सोचोगे अच्छा ही होगा और आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए और 2025 में टीचर बन के आइए। तो चलिए, आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।